बहुत लोगों ने उनकी वीरता की कहानी सुनी है, पर जो सच है, जो डिटेल हिस्ट्री की किताबों में है और जो लोगों ने नहीं देखी है, वो मेवाड़ 16वीं सदी में एक छोटा सा राज्य अकबर ने अपने साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाने की सोची। तब मेवाड़ जो महाराणा प्रताप का राज्य था वो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक योद्धा की कहानी के ऊपर। राजस्थान की धरती पर कभी कभी कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मन के पैर कांपने लग जाते हैं और लोगों के दिल में गर्व जग जाता है। महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के शेर वही वो योद्धा थे। बहुत लोगों ने उनकी वीरता की कहानी सुनी है, पर जो सच है, जो डिटेल हिस्ट्री की किताबों में है और जो लोगों ने नहीं देखी है, वही चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरे बने रहे और इस वीडियो को और इस टॉपिक को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये है पहला पार्ट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेवाड़ 16वीं सदी में एक छोटा सा राज्य था, लेकिन उस राज्य का गर्व उस धरती को किसी और राज्य से अलग बनाता था। जब अकबर ने अपने साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाने की सोची, तब मेवाड़ जो महाराणा प्रताप का राज्य था वो उनके लिए एक संघर्ष का सिंबल बन रहा था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर होता है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने भी मेवाड़ के लिए अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, परंतु उनके समय पर भी वह पूरी के पूरी पॉलिटिक्स चैलेंजों से घिरे हुए थे। और अगर हम राजघराने के इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, उदय सिंह के राज में बहुत सारे कोर्ट लगते हैं और उन कोर्टों में जो मंत्री और लोकल नोबल्स कार्य करते थे वो अकबर से मिलकर अपने फायदे की सोच रहे थे, परंतु यही चीज महाराणा प्रताप के लिए एक ईयरली ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह हो जाती है। पॉलिटिक्स समझने और स्ट्रेटजी सीखने का उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और अगर हम बात करें उस वीर योद्धा की शिक्षा और ट्रेनिंग के बारे में, प्रताप बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में माहिर थे। और वो चीज जो उन्हें महान बनाती थी, इंडिपेंडेंस और धरती के लॉयल्टी सेंस। उन्होंने कभी भी पावर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और अगर हम इन्फ्लुएंस और भील ट्राइब्स की बात करें, बहुत कम लोग जानते हैं कि भील ट्राइब्स जो है मेवाड़ के फॉरेस्ट में रहती थी। और यहाँ तक कि उन्होंने प्रताप को जंगली टैक्टिक्स और गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी थी। ये टैक्टिक्स बाद में हल्दीघाटी के युद्ध में क्रूशियल साबित होती है। अब हम बात कर लेते हैं अकबर के उदय और मेवाड़ की। जब अकबर का साम्राज्य फैल रहा था तो उसने सोचा कि राजस्थान के कुछ छोटे छोटे राज्यों को भी मैं अपने अधीन कर लेता हूँ। तो उसने उन राज्यों को अधीन करने के लिए एक उपाय बनाया। मेवाड़ के लोगों की इंडिपेंडेंस और प्राइड उनके लिए एक चैलेंज था। अगर हम अकबर की स्ट्रेटजी के बारे में जाने तो अकबर ने डिप्लोमेसी और वॉर दोनों का उपयोग किया था। उसने लोकल नोबल्स को अपनी तरफ करने का प्रयास किया और उसके साथ साथ उसने जो वहाँ के सम्राट थे उनके अंदर इंटरनल बिट्रेल पैदा करने का भी प्रयोग किया। अब हम बात कर लेते हैं उस चीज पर प्रताप कैसे स्टैंड करते हैं। महाराणा प्रताप द्वारा हर तरह के समझौतों को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने मेवाड़ की जनता के लिए इंडिपेंडेंट पाथ का उपयोग किया, जिससे कि ना तो वहाँ पर किसी अकबर का दबाव आ सके और ना उन्हें कोई रोक सके। बहुत लोग हल्दीघाटी के युद्ध को केवल एक कहानी के रूप में लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। प्रताप ने कभी भी अकबर से सीधे मिलने की कोशिश नहीं की। उनके हिसाब से यह बिट्रेल और मॉरल हो सकता है। हल्दीघाटी के पहले महीनों में प्रताप ने स्ट्रेटेजिक अलायंस और स्ट्रेटजियां सीक्रेटली बनाई थी। उनका गोरिल्ला वॉरफेयर भील ट्राइब्स और सोल्जर्स के साथ इतना मजबूत था कि अकबर के जो जनरल्स थे वो भी कंफ्यूज हो गए थे। और ये बात ऑफिशियल मुगल्स रिकॉर्ड्स में छुपी हुई है। महाराणा प्रताप का जन्म और उनकी ईयरली लाइफ उनके लिए एक संघर्ष था। उन्होंने सीखा कि भाई कैसे सर्वाइवल करना है, कैसे राज्य को चलाना है। हर एक प्रकार की शिक्षा वो लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हल्दीघाटी के युद्ध की असली सच्चाई के बारे में। बहुत लोग हल्दीघाटी के युद्ध को केवल 18 जून 1576 तक ही सीमित देखते हैं, लेकिन असल में ये युद्ध ऑन गोइंग स्ट्रेटेजी और गोरिल्ला वॉरफेयर का रिजल्ट था, जो कि महीनों तक चलती रही। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में अपने लोकल और अपने सोल्जर्स का एक मास्टरमाइंड और मास्टरफुल कोऑर्डिनेशन दिखाया। महाराणा प्रताप ने इतने प्लान बना रखे थे तो अकबर भी कहाँ चुप बैठने वाला था। अकबर ने हल्दीघाटी में फुल स्केल इन्वेशन प्लान किया,
जिसमें 20,000 से भी ज्यादा मुगल और एलिफेंट्स इंक्लूड थे। उनका मकसद था मेवाड़ की सोवरेनिटी को तोड़ देना और प्रताप को समझौता करने पर मजबूर कर देना। महाराणा प्रताप के पास केवल सिर्फ 3 से 4 हजार तक के सोल्जर थे, जिसमें से कुछ भील ट्राइब्स के लोग थे, भील आर्चरर थे और उनमें से थोड़ी बहुत कार्वेलियर एक्सपर्ट थे। युद्ध से पहले उन्होंने थोड़ी बहुत स्ट्रेटजियाँ बनाई, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे उन्होंने पहाड़ियों के ऊपर बिठा दी, ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पर उनके जो एलिफेंट थे उनकी मूवमेंट थोड़ी कम थी, मतलब कि वो यहाँ पे घूम फिर ज़्यादा नहीं सकते थे। एम्बस पॉइंट सेट किए गए थे जहां पर प्रताप की सेना मुगल सेना पर सरप्राइज अटैक कर सकती थी। प्रताप खुद फ्रंट लाइन पर फाइट करते थे और उनके सोल्जर्स और उनकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए उन्होंने डिकोय यूनिट्स भी बनाई। और अगर आप डिकोय यूनिट के बारे में नहीं जानते तो एक ऐसी यूनिट जिसमें भील आर्चरर और ट्रिबल वॉरियर्स थे जो कि मुगल सैनिकों को टारगेट करते थे। जो रेयर मुगल होते थे, मतलब कि जो प्रोफेशनल मुगल होते थे, उनको टारगेट करते थे। मुगल रिकॉर्ड में ये नहीं लिख रखा है कि जो नेरोस थे और हिल्स थी उनके जो मुगल एलिफेंट थे उनके लिए वो कितनी बड़ी क्रिएट कर रहे थे प्रॉब्लम। एक्चुअल में ट्रेनर और लोकल गाइड ने मुगल फोर्स को कंफ्यूज कर दिया और वही उनके फोर्स का एक ब्रेक डाउन बनने का रीजन बन गया। महाराणा प्रताप के हॉर्स के साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्ड है और उस हॉर्स का नाम था चेतक। लेकिन उसकी असली सच्चाई ये है कि चेतक सिर्फ युद्ध में नहीं मरा बल्कि प्रताप के लिए एक सर्वाइवल एस्केप्ड रूट तैयार किया गया था, उसमें वो सेक्रीफाइस हो गए। ये प्लानिंग उनकी सेक्रीफाइस के बारे में बताती है। बहुत लोग उन्हें केवल एक वॉरियर के रूप में देखते हैं, परंतु प्रताप की साइकोलॉजी वॉरफेयर भी बहुत ज्यादा एडवांस थी। मुगल जनरल्स के सामने एक फेयरलेस अपीयरेंस मेंटेन करना और अपने सोल्जर्स को मोटिवेशन देना। अगर हम बात कर ले तो इस युद्ध में कौन जीता, मुगल जीते या महाराणा प्रताप जीते? अगर हम टेक्टिकल डिफेट की बात करें तो मुगल थे, उन्होंने वॉर बैटलफील्ड में ऑक्यूप कर ली। और अगर हम स्ट्रेटेजिक विन की बात करें तो प्रताप का जो गोरिल्ला वॉरफेयर था उसने मेवाड़ के अंदर कंटिन्यूसली पावर में रखा और मुगल को पूरा कंट्रोल नहीं मिल पाया। युद्ध के बाद प्रताप ने मेवाड़ के लॉस्ट फोर्ट्स को वापस से रिक्लेम करना स्टार्ट कर दिया और इस चीज में उन्हें लगभग 20 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को केवल एक हिस्टोरिक इवेंट के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह एक वॉरियर, एक सेक्रीफाइसेस और बैटल के लिए लॉयल्टी का एक एपिक प्रूफ है। महाराणा प्रताप ने दिखाया कि न्यूमेरिकल्स और डिसएडवांटेज भी टैक्टिक्स और कोरेज से ओवरकम किए जा सकते हैं। चेतक का सेक्रीफाइस और सोल्जर्स की लॉयल्टी एक लेसन ऑफ जनरेशन है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महाराणा प्रताप हार गए और हार के बाद वह मरण संकट में चले गए, लेकिन असली सच ये है कि युद्ध के बाद उनका असली संघर्ष शुरू होता है। प्रताप के लिए यह युद्ध केवल एक दिन का इवेंट नहीं था, बल्कि उन्होंने मुगल के इतने सारे प्रेशर को झेल कर भी मेवाड़ को अपनी ओर वापस से लेकर आए। मेवाड़ के डिफेंस में हिल्स और रिवर्स उनके लिए एक परफेक्ट कवर बन गए थे और ये मुगल सेना के नेविगेशन नाइटमेयर बन गया था। प्रताप ने अपनी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया था और जो मुगल सेना थे और मुगल सेना के ऊपर और मुगल सेना के जो किले थे उनके ऊपर वो सरप्राइज अटैक करते थे। प्रताप को वहां की लोकल पॉपुलेशन का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। प्रताप ने अपनी गुरिल्ला आर्मी के साथ चित्तौड़गढ़, अब्बू और कुंभलगढ़ के नियर बाय फोर्ट्स को सीक्रेटली रिक्लेम किया। मुगल किताबों में यह चीज लिखी हुई है कि जो प्रताप के जो अटैक्स होते थे वो अनएक्सपेक्टेड और इतने पावरफुल होते थे कि पूछो मत। ये चीजें अक्सर किताबों में छुप जाती हैं, इस कारण लोग सोचते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध के बाद जंगल में जाकर छुप गए थे। बस मेवाड़ की भूमि मुगल के कंट्रोल में थी, इसलिए उनको हर समय स्ट्रगल करना पड़ता था फूड और फीड के लिए। और वो कोई भी चीज़ या टैक्स मंगाते थे तो वो चीज़ वह मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स की नज़र से बचाकर मंगाते थे। और उन्होंने अपने फैमिली और सोल्जर्स के लॉयल्टी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक तगड़ा एफर्ट और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। लोकल कमांडर्स को इंडिपेंडेंट मिशन देना जो कि मुगल सेना को कंफ्यूज कर देते थे। वहाँ के जो लोकल लोग थे वह हर समय मुगल सेना पर स्पाई करते थे, यानी कि उन पर नजर रखते थे। अकबर के लिए मेवाड़ का कंट्रोल कभी भी इजी नहीं हुआ।
हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का असली स्ट्रगल और उनकी गोरिल्ला टैक्टिक्स ही उनका हीरोइज्म का असली सच बनती है। अगली वीडियो में महाराणा प्रताप के इसके बाद की जानकारी जानने वाले हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के खत्म होने के बाद में उन्होंने और कैसे स्ट्रगल्स किए, और उस पार्ट में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उस पार्ट में एक ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, कभी पढ़ी नहीं होगी और कभी देखी भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए